जब बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। ये हमारी हिंदी की दोस्तों तीसरी क्लास है। कल हम लोगों ने हिंदी के स्वर के बारे में देखा था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में कल हम लोगों ने देखा था दोस्तों। ह्रस्व स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं, संधि स्वर होते हैं और संधि स्वर के अंतर्गत दो स्वर होते हैं। और तीसरा हमने देखा था प्लिप स्वर या अयोगवाह स्वर दोस्तों। आज हम देखेंगे दोस्तों स्वर के जो उच्चारण होते हैं वह कहाँ से होते हैं, स्वर के जो उच्चारण होते हैं वह कहाँ से होते हैं और जीव के आधार पर स्वर का जो उच्चारण होता है वह कहाँ से होता है। क्योंकि ये प्रश्न किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों कि जीव के द्वारा स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण। स्वरों का जो स्थान है वो है हम अलग अलग पढ़ लेंगे, स्वर का अलग पढ़ेंगे, व्यंजन का अलग पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं स्वरों का उच्चारण। सबसे पहली बात होती है दोस्तों कंठ स्वर। वे स्वर जो कंठ से बोले जाते हैं, वे स्वर जो कंठ से बोले जाते हैं वह कौन कौन से होते हैं? आ होते हैं और आ होते हैं। आप बोल के देखिए, आ या आ। आपको कंठ में कंपन सा होगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है? वह स्वर कंठ से निकलते हैं दोस्तों। दूसरा है दोस्तों तालव्य। तालव्य में कौन कौन से स्वर होते हैं? ई होता है और बड़े ई होता है। ई ई आपका देखिए जो जीव होती है वह तालव्य की हो जाती है, ई। तीसरा है दोस्तों ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओठ। ओठ से कौन कौन से वर्ण स्वर बोले जाते हैं, कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? ये दोस्तों हमारे स्वर हैं। यह जो हम पढ़ रहे हैं, यह हम स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। ओष्ठ से जो बोले जाते हैं वह है उ या बड़ी उ। ठीक है दोस्तों। चौथा है दोस्तों मूर्धन्य से। मूर्धन्य से जो बोले जाते हैं वह है दोस्तों ऋ का। दांत के थोड़े से ऊपर एक मूर्धन्य होता है, वहां से जो वर्ण बोले जाते हैं दोस्तों उसे कहा जाता है ऋ का। एक ही स्वर है जो मूर्धन्य से बोला जाता है। अगला है दोस्तों कंठ तालव्य। ऐसा स्वर जो कंठ और तालव्य दोनों से बोला जाता है, ऐसा स्वर जो कंठ और तालव्य से बोला जाता है वह कहलाते हैं ए और ए। देखिए जब मैंने आपको स्वर पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या बताया था? दीर्घ स्वर की परिभाषा आपको याद आई होगी। मैंने बताया था विजातीय स्वर या सजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन से होते हैं? एक जैसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान एक ही होता है। सजातीय स्वर जिनका उच्चारण स्थान एक ही होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अगली बात हमने कही थी दोस्तों संयुक्त स्वर। विजातीय स्वर अलग अलग स्वरों से मिलकर जो स्वर बनते हैं वह कौन से? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और कौन से होते हैं दोस्तों? उनका उच्चारण स्थान एक जैसा नहीं होता, भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए कंठ और तालव्य दोनों अलग अलग है दोस्तों। तो यही मैंने आपको बताने का बोला था, कल हम आपको उच्चारण स्थान बताएंगे। देखिए कंठ और तालव्य से जो बोले जाते हैं वह वो है दोस्तों ए और आई। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा आता है कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ के द्वारा, कंठ और ओष्ठ के द्वारा जो स्वर बोले जाते हैं वह स्वर हैं दोस्तों हमारे ओ और औ। इस प्रकार से हमारे स्वर के उच्चारण स्थान है दोस्तों जहां से स्वर हमारे बोले जाते हैं, जिन उच्चारण स्थान के द्वारा कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ और कंठोष्ठ, कंठ तालव्य। अब देखें दोस्तों यहाँ पर जीव के आधार पर स्वरों का उच्चारण, जीव के आधार पर स्वरों का उच्चारण। ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहला तो पूछा जाता है कि अग्र स्वर। ऐसे स्वर बताइए जो अग्र स्वर हैं, जो आगे से बोले जाते हैं। इनमें से प्रश्न देखने को मिलता है। अग्र स्वर, अग्र स्वर वे होते हैं जो आगे से बोले जाते हैं, जैसे कि ई। आप जब ई बोलेंगे तो वह आगे से उसकी आवाज या स्वर निकलता है। ई है, ई है, ए, आई। आपको कंठ से ज्यादा आपको हवा नहीं निकलती दोस्तों, आपको आगे से ही बोले जाते हैं। जीभ के अग्रभाग से निकलते हैं दोस्तों, यहां से निकलते हैं। अगली दोस्तों होती है दोस्तों मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन से होते हैं? जो हमारे मध्य से निकलते हैं, जैसे कि आ। सिर्फ छोटा आ एक ऐसा स्वर है जो मध्य स्वर से निकलता है। सिर्फ छोटा आ ही ऐसा स्वर है जो मध्य स्वर से निकलता है, जीभ के मध्य भाग से निकलता है। तीसरा जो है दोस्तों पश्च स्वर। वे स्वर जो हमारे जीभ के पश्च स्वर से निकलते हैं उन्हें कहा जाता है पश्च स्वर। इसका मतलब जीभ के निचले सिरे से निकलते हैं, जहां कंठ होता है। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आ,
जब आप आ बोलेंगे तो एक पीछे से आपके जीभ के पश्च स्वर से वो स्वर निकलता है ऊ, बड़ा ऊ, औ। देखिए अंदर से आवाज निकलती है, कंठ में कंपन होता है, गले में कंपन होता है, मतलब जीभ के पिछले सिरे से उन स्वरों का उच्चारण होता है। इसीलिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अग्र स्वर कितने होते हैं? तो अग्र स्वर 4 होते हैं। मध्य स्वर कितने होते हैं जीभ के आधार पर? तो मध्य स्वर 1 होता है। जीभ के आधार पर पश्च स्वर कितने होते हैं? तो दोस्तों 5 होते हैं। यह हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों स्वर को लेकर। अब हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे दोस्तों, हमारे स्वर पूरे हो जाते हैं। स्वर के बारे में हम लोगों ने जानकारी देख ली। जो भी आपको दिक्कत होती है आप कमेंट के माध्यम से भेजिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे दोस्तों व्यंजन। क्या प्रारंभ करेंगे दोस्तों? व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए व्यंजन किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है, हमने व्यंजन से पढ़ना प्रारंभ किया, लेकिन व्यंजन क्या है? व्यंजन, सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही रहेगा कि व्यंजन क्या है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर का सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम कहें, इसको हम रफ कर देते हैं दोस्तों, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको रफ करते हैं। जैसे कि अगर हम उच्चारण बोलते हैं, जैसे कोई व्यंजन है, हमने कहा जैसे का एक व्यंजन है, हमने पढ़ना प्रारंभ किया का। अब देखिए का पढ़ने के लिए, जैसे कि हमें ये का पढ़ना है, तो इस का के साथ में क्या क्या है? ये वर्ण है, इसके साथ में मिला हुआ है आ। इसके साथ में क्या मिला हुआ है दोस्तों? आ मिला हुआ है। जब हम इस दोनों को मिलाकर जब पढ़ते हैं तब व्यंजन का निर्माण होता है। इसकी परिभाषा क्या है? किसी वर्ण का उच्चारण करने के लिए जब हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। अगर आपको पढ़ना है जैसे का में बड़ी की मात्रा की, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? का लिखेंगे और इसके बाद आपको बड़ी ई लिखेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए, उसे व्यंजन कहते हैं। दूसरी क्या है दोस्तों? व्यंजनों की जो कुल संख्या है वह 33 है। याद रखिएगा दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पेपर में देखने को मिलता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। यहाँ हिंदी का एक एक शब्द जो है वह आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 33। अब देखिए दोस्तों, व्यंजन के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है दोस्तों अंतः स्पर्श व्यंजन। पहला होता है दोस्तों स्पर्श व्यंजन, जो होते हैं 25। कितने होते हैं? 25 होते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाए थे क्या, जब मैंने आपको वर्णमाला के अक्षर लिखे थे, याद होगा आपको, तब मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ग को लेकर आपसे प्रश्न कर लिए जाते हैं। तो देखिए स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वह कहां से कहां तक के होते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वह होते हैं दोस्तों हमारे का से लेकर मा तक। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या 25 होती है, और 25 होने के साथ कहां से कहां तक होते हैं? का से लेकर मा तक जो वर्ण होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। इसे संस्कृत की भाषा में काद्युमावसाना वर्ण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतःस्थ वर्ण जो होते हैं वह 4 होते हैं। जब हम आपको उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अगला होता है दोस्तों ऊष्मीय वर्ण। ऊष्मीय वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतःस्थ वर्ण जो होते हैं दोस्तों वह कौन से होते हैं? अंतःस्थ वर्ण होते हैं दोस्तों या रा लावा, ये जो शब्द होते हैं यह अंतःस्थ वर्ण होते हैं। ऊष्मीय जो वर्ण होते हैं शा, शा, सा, हा, ये जो वर्ण होते हैं दोस्तों यह ऊष्मीय वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4, और इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। अब अगर तीनों को जोड़ दिया जाए दोस्तों तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33।
तो इस प्रकार से व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। और जिसमें से आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो होती है दोस्तों 25। और कहां से कहां तक की होती है? का से लेकर मां तक की होती है। अंतःस्थ वर्ण जो रहते हैं उनकी संख्या होती है दोस्तों 4। और हमारे ऊष्मीय वर्ण जो रहते हैं, व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या होती है दोस्तों 4। तो तीनों को मिलाकर होती है 33। अब यहाँ पर आगे बढ़ती है स्पर्शी व्यंजन का से मां तक होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। इनमें दोस्तों कुछ दो वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें उक्षिप्त या द्विगुण वर्ण कहते हैं। उक्षिप्त या द्विगुण वर्ण कहते हैं। वह कौन से होते हैं? रा और डा। रा और डा, ठीक है दोस्तों। जैसे जो लड़ाई, इसमें जो रा का प्रयोग हो रहा है। पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा प्रयोग हो रहा है? और इसमें कौन सा? ढक्कन का ढा और रा, ठीक है ना। डमरू, इस तरीके के जो डमरू, इसमें जो दोस्तों ये जो दो वर्ण है इन्हें कहा जाता है उक्षिप्त या द्विगुण। इसका मतलब क्या है? हमारे जीव की जो नोक होती है, यह हमारे जीव की जो नोक होती है दोस्तों, वह उलट कर, वह पलट कर तालु में टच होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? उक्षिप्त या द्विगुण। जो कौन से वर्ण होते हैं? ड़ा या डा। हमारी जीव की जो नोक होती है वह पलट कर तालु में टच होती है, तालु में स्पर्श करती है। ऐसे जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें उक्षिप्त या द्विगुण कहा जाता है। परिभाषा क्या है? हमारी जीव की जो नोक होती है वह पलटकर तालु में टच होती है। यहां लिख सकते हैं दोस्तों, जीव की नोक पलटकर या उलटकर तालु में टच होती है, तालु में स्पर्श होती है। वह शब्द कौन से कहलाते हैं? उक्षिप्त या द्विगुण वर्ण कहलाते हैं या व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। अगला जो बात आती है हमारी, वह आती है अनुनासिका। अनुनासिका या नासिका व्यंजन, अनुनासिका या नासिका वर्ण कह सकते हैं या व्यंजन कह सकते हैं दोस्तों। तो यह कौन से वर्ण होते हैं? एक बात हमेशा याद रखिएगा, अनुनासिका और नासिका जो वर्ण हैं, ऐसे वर्ण होते हैं जो हर वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं। हमने आपको वर्णमाला के अक्षर लिखवाए थे, मैंने आपको यहाँ पे समझाए भी थे। जैसे का, खा, गा, घा, इंगा, इंगा अक्षर जो है वह अनुनासिका स्वर है। चा, चा, जा, झा, ये या पंजिका, ये जो वर्ण है आपका अनुनासिका अक्षर है। इसका मतलब क्या है? हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिका या नासिका स्वर कहलाता है, सॉरी अनुनासिका व्यंजन कहलाता है या वर्ण कहलाता है। इसको स्वर नहीं कहेंगे दोस्तों, इसे वर्ण या व्यंजन कहेंगे दोस्तों। तो कहां से? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर हमारा अनुनासिका या नासिका व्यंजन या वर्ण कहलाता है। जैसे का, गा, घा, इंगा, इंगा अक्षर हमारा 5वां अक्षर है और यह अनुनासिका स्वर है। चा, चा, जा, झा या पंजिका, ताता, दाधा, ना, दाता, दाधा, ना, ये जो हमारे अक्षर हैं यह होते हैं अनुनासिका, नासिका। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा कहलाता है? अनुनासिका। देखिए ये दिए हुए हैं अक्षर, वो इंगा अक्षर या पंजिका, नानक का, और यहाँ पे अपना ना और माँ, ये जो अक्षर होते हैं यह हमारे 5वां अक्षर होते हैं जिन्हें अनुनासिका या नासिका स्वर का व्यंजन या वर्ण कहा जाता है। अगले जो होते हैं दोस्तों वह होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो संयुक्त होते हैं, मतलब 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ऐसे ही हमने स्वर की परिभाषा देखी थी। ऐसे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर, 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? छ क्षत्रिय का होता है, त्र त्रिशूल का होता है, या ज्ञानी का होता है, श्रा श्रवण का होता है। अब जरा हम दोस्तों यहाँ पे लिखा तो है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, तो हम जरा इसको समझाते हैं कि किस तरीके से इसको लिखते हैं। देखिए अगर हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे छ क्षत्रिय का, देखिए छ क्षत्रिय का है, इसका जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दोस्तों लिखा जाता है का, इसमें का होता है आधा और इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों सा षटकोण का, तब कहीं मिलकर बनता है दोस्तों छ क्षत्रिय का।
देखिए दोस्तों, छात्र क्षत्रिय का इसलिए ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है आपसे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त स्वर त्रा त्रिशूल के किन वर्णों से मिलकर बनता है, 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, अब आपको बताना होता है। तो इनको ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न में कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जैसे अपन को छा क्षत्रिय लिखना है तो आधा का और सा षटकोण का मिलकर हमारा छा क्षत्रिय का निर्माण करते हैं। अगला जो है दोस्तों वह है त्रा त्रिशूल का। अगर आपको त्रा लिखना है तो आपके लिए आधा ता लेना होता है और रा रस्सी का लेना होता है। देखिए दोनों चीजों से मिलकर बनता है क्या, त्रा त्रिशूल का। आधा ता और रा से मिलकर क्या बनता है, त्रा त्रिशूल का। इसीलिए इसको संयुक्त कहा जाता है। दो वर्णों से मिलकर, दो व्यंजनों से मिलकर जो शब्द बनता है, जो वर्ण बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, या जो व्यंजन बनता है। अगला है दोस्तों हमारा क्या, ज्ञा ज्ञानी का। ज्ञा ज्ञानी का लिखने के लिए दोस्तों लिखा जाता है जा और या पंजी का। आधा जा लिखा जाता है दोस्तों और या पंजी का लिखा जाता है। दोनों से मिलकर ज्ञा पूछा जाता है। यह प्रश्न मोस्ट आईएमपी है, कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि ज्ञा ज्ञानी का बनाने के लिए इतनी बुद्धि लगानी पड़ती है कि बनता ही नहीं है। इसलिए यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। और अगला आता है दोस्तों श्रवण का। श्रवण का रखने के लिए शक्कर का लिखना होता है और रा रस्सी का लिखना होता है। यह भी इसलिए कंफ्यूजन है दोस्तों, यह भी मोस्ट आईएमपी है, यह भी मोस्ट आईएमपी है। और ये क्यों मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि इसमें जो सा का प्रयोग हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों। यहाँ पर सा सलजम का प्रयोग होता है, यहाँ पर सा शक्कर का प्रयोग होता है और यहाँ पर सा षटकोण का प्रयोग होता है। इसलिए ये दोनों जो है वो बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसलिए यह पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन, जो इस प्रकार के होते हैं और हमने इनको देखा है। ध्यान से इनको देखिएगा, अच्छे से इनको पढ़िएगा, क्योंकि पेपर में ये कई बार पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने का के नीचे ये हलंत लगाई है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये का के नीचे आपने हर शब्द के नीचे पहले जो है एक लाइन खींच दी, आड़ी लाइन खींच दी, तो हम उसकी भाषा में कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं दोस्तों, हलंत कहते हैं। हलंत क्या होती है, अब जरा हम देखते हैं हलंत क्या होती है। हलंत दोस्तों वह होती है, जैसे कि हलंत वह होती है दोस्तों, जैसे किसी भी व्यंजन को आधा करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। अगर उसमें से स्वर को अलग कर दिया जाए, देखो दोस्तों उसकी दो परिभाषा हो सकती हैं। पहली तो क्या, अगर किसी व्यंजन को आधा करने के लिए उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात अगर कहें कि अगर किसी व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाए, तो उस व्यंजन के नीचे एक हलंत लगानी होती है, जिसका उच्चारण होता है कि वह शब्द जो है लघु है, दीर्घ नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है का। अब मुझे इस का को आधा लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे का। इसमें से मैंने स्वर को अलग कर दिया। मैंने क्या कहा, देखिए आधा का और आ मिलकर क्या बनाते हैं, का बनाते हैं। हमने यहाँ से स्वर को अलग कर दिया, तो देखिए क्या लग गया, यहाँ पर हलंत लग गई। क्या लग गई दोस्तों, हलंत लग गई। इसीलिए इसको हलंत कहा जाता है दोस्तों। अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ता, ये ता लिखा हुआ है, इसमें से मैंने स्वर को अलग कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बचा, यह बचा दोस्तों। इसमें क्या लगी, हलंत लगी है, क्योंकि यह बता रही है, यह हलंत यह बताती है कि हमारे साथ स्वर नहीं है। सबसे अच्छी परिभाषा, हलंत हमें यह बताती है कि हमारे साथ स्वर नहीं है, हम स्वर के बिना हैं, इसलिए हम पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं है। इसलिए इस हलंत का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर यह हलंत को हटाना है तो फिर हमें यहाँ पर आ का प्रयोग करना होगा, तब कहीं बनेगा हमारा व्यंजन पूरा ता, और तब यहाँ से हलंत हटेगी जब इसमें स्वर का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हलंत होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये तो होता है। इनमें से एक प्रश्न और किया जाता है
वह प्रश्न किया जाता है अर्ध स्वर का। अर्ध स्वर वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, या होता है और वाह होता है। ये जो दो वर्ण होते हैं दोस्तों, वह होते हैं कौन से? अर्ध स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? अर्ध स्वर्ण वर्ण माने जाते हैं। क्योंकि जब हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों अव्ययी भाव समास, जब हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों अयादि संधि, तब हम आपको यहाँ पर इसका उच्चारण बताएंगे। जब आपके लिए यहाँ पर पवन पवन लिखा होगा, नयन लिखा होगा, पावक लिखा होगा, धावक लिखा होगा, धावक लिखा होगा, गायन लिखा होगा, तब देखिए दोस्तों यहाँ पर या, वाह, या, इस तरीके के जो शब्द बनते हैं वह हमें अयादि संधि में देखने को मिलते हैं। तब हम इसका आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप इसको याद रखिएगा कि क्या अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? या और वह वजन के जो व्यंजन होते हैं वह अर्ध स्वर कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमने व्यंजन के बारे में कुछ परिचय देख लिया दोस्तों। आगे हम कल पढ़ेंगे दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान, कि व्यंजनों को किन किन स्थानों से बोला जाता है, कंठ से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, मूर्धन्य से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। कल आप ध्यान दें, सभी लोग वर्णमाला के अक्षर को याद करके आइएगा, उनको याद रखिएगा, क्योंकि उनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पेपर क्वालिफाई करना है दोस्तों, तो यह आपको 2 जगह परेशान करेंगे। एक तो आपको संस्कृत में करेंगे और दूसरा आपको हिंदी में करेंगे। इसलिए सभी लोग वर्णमाला के अक्षर को याद रखें, ताकि अगर आपसे पूछा जाता है कि का वर्ग के 5 अक्षर कंठ से बोले जाते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि का, खा, गा, घा, इंगा अक्षर पंचमाक्षर अनुनासिका होता है। तो इस प्रकार से आपको वर्णमाला के सभी अक्षर याद होना चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। और चैनल जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस करिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको वीडियो दी जा रही है उसकी पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी करते हैं दोस्तों। जय बागी।